हम लोग इसे सिस्टम कंटिन्यू करते हैं। एक चीज और, पिछले कुछ वीडियोस बनाए हैं, मैंने खुद ही शूट किया है इसे, तो हो सकता है इमेजेस में कोई दिक्कत हो, मैग्नीफाई करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे कोशिश करूंगा कि बेटर हो, बस कोशिश में लगा हो। खैर आगे चलते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि कोई पार्टिकल कैसे परफॉर्म कर रहा अलोंग द मीन पोजीशन, तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ के स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 और पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है और जो बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आप ये भी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम at mean position and potential energy is minimum 0 at this position. Here potential energy is maximum, and in this position kinetic energy is 0, and at every point sum of kinetic energy and potential energy that is equal to half k square. दूसरा एक्सप्लेनेशन टाइम एवरेज काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन एवरेज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो एवरेज किसी चीज का कब निकालते हैं? जब कोई फंक्शन चेंज कर रहा हो, कोई पार्टिकल कैसे चेंज कर रहा है, तो एक फंक्शन अगर निकालना चाहें तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज कर रहा है, ये 0 है, ये टाइम पीरियड कितना हो गया t/4, दिस इज योर t/2, दिस इज 3t/4 एंड दिस इज t। तो यहां टाइम देख रहे हैं चेंज कर रहा है। इस रिस्पेक्ट में अगर हम एवरेज निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आता है 1/4k², पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो 1/4k², हेंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स द पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोजीशन के चेंज में लें, यहां पोजीशन भी चेंज कर रहा है 0 से मैक्सिमम पोजीशन, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो इस केस में अगर एवरेज निकालते हैं, ये दोनों ये डेरिवेशन से आता है, बड़ा डेरिवेशन उसकी जरूरत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसे याद रखिएगा। तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में अंडरस्टूड है 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक, दैट इज एम्पलीट्यूड। अगर निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आता है 1/3k² एंड पोटेंशियल एनर्जी 1/6k²। दिस काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस द पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए टाइम पीरियड ऑफ अ particle due to massless string. Massless string means जो पार्टिकल ऐसे चल कर रहा है, जो मास ऐसे चल कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल हो। कंसीडर करते कोई स्प्रिंग, इस सपोज कोई स्प्रिंग है, इसका अनस्ट्रेच्ड लेंथ है राइट, और इस पोजीशन को बोलते हैं नॉर्मल पोजीशन ऑफ अ स्प्रिंग। जब इसमें कोई पार्टिकल हम सस्पेंड करते हैं, स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। सपोज इसमें इलोंगेशन हुआ इतना, दिस पार्टिकल ऑफ मास m, सपोज दिस इलोंगेशन इज x0। तो इसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π√m/k, where k is called force constant, और इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट ही बोलते हैं, स्प्रिंग के केस में या हर जगह भी बोलते हैं कांस्टेंट। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टिफनेस। स्प्रिंग कांस्टेंट कोई स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, जैसे कोई हार्ड स्प्रिंग है, खींचना टफ है तो कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, कोई स्प्रिंग सॉफ्ट है, खींचना है, स्ट्रेच करना है, कंप्रेस करना आसान है तो कहेंगे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है। यहां स्प्रिंग था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ L है, इसका L, और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका है K। अब इसमें पार्टिकल को हम सस्पेंड करेंगे तो इसमें एक्सटेंशन होगा। पार्टिकल को अगर स्ट्रेच करके छोड़ दें तो जितना हम इसको स्ट्रेच करेंगे उतना ही कंप्रेशन होगा, and it will perform SHL over this path। या पार्टिकल को जितना हम कंप्रेस करेंगे उतना ही एक्सटेंशन होगा, so it will perform SHL over this path। गड़े अब जानते हैं कि SHL में जितना डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है। अगर आइदर साइड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा हो जाता है, इस छोटा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो SHL नहीं होगा। SHL के लिए स्ट्रिक्टली है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होगा उतना ही दूसरे डायरेक्शन में होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जितना इसमें हम स्ट्रेच करेंगे उतना ही कंप्रेशन होगा, या जितना कंप्रेस करेंगे उतना ही इसमें एक्सटेंशन होगा। तो जितना डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। मिस पार्टिकल को अगर स्ट्रेच करके छोड़ दें तो ऊपर की ओर चला जाए, किस फोर्स के कारण? ऊपर लग रहा है आपका रेजोनेटिंग फोर्स kx0।
अब पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो फिर नीचे आएगा, किसके कारण? mg के कारण। जितना डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा उतना ही इस डायरेक्शन में होगा। कह सकते हैं दोनों फोर्स बराबर होंगे, kx0 इज इक्वल टू mg। यहां से k का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो mg अपॉन x0, ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, you will get t is equal to 2 pi under root x0 by g. This is time period, and corresponding frequency n becomes reverse of time period, that is 1 upon 2 pi under root g upon x0. ये हो गया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कोई पार्टिकल का जो स्प्रिंग से सस्पेंडेड है। Now, if the spring is cut into two equal parts and same particle is suspended, particle is suspended। अब कहता है स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में हम कट करते हैं और सेम पार्टिकल सेम मास को सस्पेंड करते हैं तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? अब इसे हम देखते हैं। ये आपका स्प्रिंग ऐसा था कुछ, ये आपका स्प्रिंग था कुछ इस तरह से, लेंथ L था, फोर्स कांस्टेंट के, इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट x0 बाय g। ये था इसका नॉर्मल पोजीशन। अब कहता है स्प्रिंग को हम कट कर दिए L/2 दो इक्वल पार्ट्स में, सपोज ए कर दिए L/2, तो ये नॉर्मल पोजीशन हो गया स्प्रिंग का नया। गट इट? अब इस पे हम मास लटकाएंगे, अगेन देयर विल बी एक्सटेंशन बट दैट विल हैव सम डिफरेंट वैल्यू। Same mass is suspended, that is m, and suppose this extension is x0, ये आपका x0 है। Get it? तब टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? आप ऐसे भी फील कर सकते हैं, कोई स्प्रिंग है, अगर बड़ा है तो खींचना आसान होता है, अगर स्प्रिंग को छोटा कर दीजिए तो खींचना टफ हो जाता है। आप कह सकते हैं कि अगर स्प्रिंग को कट करते हैं तो उसका स्टिफनेस बढ़ जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। आगे देखेंगे इसमें। तो x0 ए सपोज x0 डैश है, यहां मान लिया था आपने x0, तो इस केस में x0 डैश मान लें। तो इस केस में अगर कंसीडर करें तो t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x0 डैश अपॉन g, राइट? तो देखना होगा कि अगर स्प्रिंग को हम छोटा करते हैं तो सेम मास लटकाने के बाद स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा। इसके लिए हम देखते हैं यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस आप जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस इज फोर्स पर एरिया, फोर्स कितना लगा mg या kx0 ले सकते हैं, यहां देखा था आपने kx0 दैट इज इक्वल टू mg, सो mg अपॉन a या kx0 अपॉन a, दैट इज स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सपोज x0 चेंज इन लेंथ था, ओरिजिनल लेंथ इसका l है, l लिख सकते हैं आप mgl अपॉन x0 इनटू a। अगर x0 को हम इधर ले आते हैं देन योर इक्वेशन बिकम्स mgl अपॉन y इनटू a। ये हो गया। यहां सेम पार्टिकल सस्पेंडेड, मास कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, राइट? यंग मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर स्प्रिंग आपका कोई स्टील का है तो काटने के बाद भी स्टील ही रहेगा। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इज अगेन कांस्टेंट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस जो स्पाइरल है उसका जो एक एरिया ड्रॉ करेंगे दैट इज द एरिया। ऐसा देखने में लग सकता है कोई स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड है? खींच कर हमें वायर नहीं करना है, उसे स्प्रिंग ही रहने दें विद इन हुक्स लॉ, जो आगे हम देखेंगे लिक्विड्स में। तो कोई स्प्रिंग है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है तो स्ट्रेच करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में फर्क नहीं पड़ता। इसका उल्टा आप सोच सकते हैं कि स्प्रिंग है, उसको अगर कंप्रेस करते तो ऐसा नहीं कि एरिया में चेंज होता है, इतना उतना ही करता है। तो स्प्रिंग को कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें या सेम लेंथ करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करता। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करेगा, ये सारा टर्म कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हैं x0 प्रोपोर्शनल टू लेंथ बड़ा होगा, राइट? तो एक्सटेंशन भी बड़ा होगा, लेंथ छोटा हो तो एक्सटेंशन भी छोटा होगा। इस केस में अगर कंसीडर करें हेंस योर t डैश बिकम्स 2 पाई अंडर रूट x0 डैश डिवाइडेड बाय g, राइट? x0 प्रोपोर्शनल टू l है, तो इन फॉर l/2 आप कह सकते हैं फॉर l/2 x0 डैश बिकम्स x0 by 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे अगर तो आ जाएगा 2 पाई
अंडर रूट एक्स नॉट बाय ट्वाइस जी। अगर 2 को हम बाहर निकाल लें तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स 2 पाई अंडर रूट एक्स नॉट बाय जी, एंड दैट इज अगेन t बाय रूट 2 मींस t डैश हो गया आपका t बाय रूट 2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी n जो होगा, n के केस में अगर देखते हैं तो x नॉट नीचे तो x नॉट डैश ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा दैट इज योर x नॉट बाय 2 हो जाएगा, x नॉट डैश तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 2 टाइम्स। ऐसा नहीं कि टू इक्वल पार्ट्स मिले, 3 इक्वल पार्ट्स 4 इक्वल पार्ट्स कहीं भी कट करें तो उसको अंडर रूट में डाल दीजिए नंबर ऑफ पार्ट्स। सपोज फॉर 3 पार्ट्स, फॉर 3 इक्वल पार्ट्स t dash becomes t by root 3 and corresponding n dash becomes root 3 times, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब कहता है इक्वल पार्ट में कट नहीं करते, किसी भी तरह से स्ट्रिंग को कट करते हैं, लेंथ डिफरेंट हो, उस केस में क्या फर्क पड़ेगा देखिए। let us consider a spring constant k is cut into two parts such that L1 is equal to NL2, then क्या पड़ेगा n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इस केस में k1 दैट इज फॉर L1 होता है आपका k into n plus 1 divided by n and k2 is equal to k into n plus 1 होता है। It comes from liquid derivation, उसकी जरूरत नहीं है। अगर यहां मान लेते हैं if n is equal to 1 तो L1 L2 आ जाएगा, L1 L2 हो जाएगा। इस केस में आपका k1 हो जाएगा कितना 1 1 1 1 1 that is your 2k and k2 is equal to 2k। अगर इस केस में हम टाइप का इक्वेशन इसमें डालकर हम देखें so t dash equal to 2 pi under root m upon 2k, again you get 1 upon root 2 times t। वैसे फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं। अब यहां से क्लियर हो गया कि स्प्रिंग अगर छोटा कर देते तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है बड़ा होता है। वैसे क्या भी निकाल सकते हैं if n is equal to 2 तो L1 is equal to twice L2, getting it? तो यहां 2 पुट करें तो k1 आ जाएगा that is 3k by 2 and k2 is equal to 3k। k2 for L2 smaller length, getting it? देखिए छोटा था तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा बड़ा, getting it? ये बड़ा है लेंथ तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है। अब k का वैल्यू मालूम है तो इसका टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं, getting it? अब देखते हैं स्प्रिंग्स इन सीरीज, स्प्रिंग्स सीरीज में सपोज कोई पार्टिकल को दो स्प्रिंग के साथ अटैच कर देते हैं, एक स्प्रिंग है कुछ इस तरह से, दूसरा स्प्रिंग है आपका ऐसा कुछ, मास m को हम सस्पेंड करते हैं तो इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, सपोज ये दो स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है k1 k2, या तो डिफरेंट दो मटेरियल का बना हुआ है, या मोटा स्प्रिंग है कोई पतला स्प्रिंग है, कोई भी वायर का रेडियस भी डिफरेंट ले सकते हैं, मटेरियल भी डिफरेंट ले सकते, किसी भी तरह से एक हार्ड स्प्रिंग है दूसरा सॉफ्ट स्प्रिंग है, मास अटैच कर देंगे। जहां पर इनिशियल पार्ट के रेस्ट में आपका ये इसका मीन पोजीशन होगा, इसको जितना हम कंप्रेस करेंगे उतना ही इसमें एक्सटेंशन होगा, या जितना कंप्रेस करें उतना ही एक्सटेंशन होगा, जितना एक्सटेंड करें उतना ही कंप्रेशन होगा, एंड इस बात के अलावा एसएचएल परफॉर्म करेगा। क्लियर? तो यहां निकालना चाहते हैं हम नेट वैल्यू लाना चाहते हैं k का क्या होगा, गणित। तो सपोज इधर नेट फोर्स F लगाए तो रेस्टोरिंग फोर्स उतना ही F इधर लगेगा, गणित। इस केस में कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट नेट कितना है, सपोज इधर डिस्प्लेसमेंट आपका x है, इधर भी x है। सपोज ये हार्ड स्प्रिंग है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कम होगा,
ये सॉफ्ट स्प्रिंग है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट का सम इस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, राइट। तो कह सकते हैं x इज इक्वल टू, सपोज दिस इज योर x1, इसमें आपका x2, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ऐसा लिख सकते हैं। यू नो F इज इक्वल टू माइनस kx, जितना फोर्स स्प्रिंग आपका मासलेस है, राइट, तो जितना इधर फोर्स लगेगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में होगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा आपका। तो कह सकते हैं x इज इक्वल टू f अपॉन k, लिख सकते हैं माइनस f अपॉन k1 माइनस f अपॉन k2। अगर दोनों स्प्रिंग का एक इक्विवेलेंट वैल्यू मान लें, सपोज k दैट इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू, इसे कह सकते हैं माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस f अपॉन k। दोनों स्प्रिंग उतना ही नेट डिस्प्लेसमेंट हो x, दोनों स्प्रिंग के अगर बराबर एक स्प्रिंग है तो उसमें नेट डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 के बराबर हो। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखते हैं कुछ इस तरह से, जहां f आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी काट सकते हैं, इस केस में कह सकते हैं 1 अपॉन k इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं तो प्लस प्लस एंड सो ऑन ऐसे कर सकते हैं। फॉर टू स्प्रिंग्स अगर दें तो k इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। अब k का वैल्यू नेट इसमें पुट कर दीजिए, यू विल गेट दैट मिनट, ये होगा ना। अब हम देखते हैं स्प्रिंग्स इन पैरेलल। The springs in parallel, पैरेलल कैसे भी ले सकते, सपोज इस तरह से एक स्प्रिंग आपका A, दूसरा स्प्रिंग आपका A, इसमें कोई मास को हम सस्पेंड कर दिया, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट, जहां पे इनिशियली पार्ट लिस्ट में है दैट इज मीन पोजीशन ऑफ द पार्ट। इसे हम स्ट्रेच करके छोड़ दिए तो जितना हम स्ट्रेच करेंगे उतना ही इसमें कंप्रेशन होगा, या जितना कंप्रेस करेंगे उतना ही एक्सटेंशन होगा। सपोज नेट एक्सटेंशन x है, इसमें भी यहां तो आपने देखा था सीरीज में था, एक हार्ड एक सॉफ्ट था, तो एक में कंप्रेशन ज्यादा होगा तो दूसरे में कम होगा। इसमें एसएचएम में है, दिस मींस जितना एम्पलीट्यूड इस डायरेक्शन में उतना ही इधर होना चाहिए। मींस हार्ड स्प्रिंग और सॉफ्ट स्प्रिंग जो है दोनों के केस में राइट सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर इधर हम फोर्स F लगाते हैं, इधर भी फोर्स उतना ही F ही रहेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। अगर हम सपोज 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाए तो 10 न्यूटन का फोर्स इधर रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों में अगर सेम है, दिस मींस हार्ड स्प्रिंग पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, सपोज 6 न्यूटन, और सॉफ्ट स्प्रिंग पे लग रहा है 4 न्यूटन। गेटिंग इट? ऐसा समझ सकते हैं, ठीक। यहां कह सकते हैं नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, यहां F इज इक्वल टू माइनस K, K1 इनटू x माइनस K2 इनटू x। अगर दोनों मिलाकर एक इक्विवेलेंट वैल्यू ले लें जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो लिख सकते हैं माइनस kx। K को काट सकते, सॉरी x को काटिए, हम x काटिए, माइनस भी काट सकते हैं तो आपका K बिकम्स K1 प्लस K2, और इसका वैल्यू टैब में पुट कर दीजिए, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, यू गेट टैब, इसे उल्टा कर देता आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब इस केस में ऐसा ही फिगर में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये फिगर इस तरह से भी हो सकता है, एक स्प्रिंग को हम ऐसे कर दिए, दूसरा स्प्रिंग आपका इस तरह से K है, K1 है, इसका K2 है, मास लटका दिया m, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक। आप ऐसे भी मान सकते हैं इस केस में पैरेलल के लिए, एक स्प्रिंग है ऐसा, मास बीच में कर दीजिए m, एक दूसरा टाइप का स्प्रिंग है ऐसा, इस तरह से, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरे का K2। बाय एनी मींस किसी भी तरीके से जितने भी स्प्रिंग्स हो, सारा स्प्रिंग पोजीशन कैसे भी हो, एक पार्टिकल से कनेक्टेड है तो एक इस तरह से बिहेव करेगा, दूसरा वॉल ऐसा, तो ये भी पैरेलल में है। इस तीनों का केस एक ही जैसा है। इस केस में अगर ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल ऐसे ही, बस हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल है आपका। इस केस में अगर समझना चाहें तो ए मेन पोजीशन था, यहां जितना इसमें कंप्रेशन होगा उतना ही इसमें कंप्रेशन होगा। सपोज ये हार्ड स्प्रिंग है तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, ये सॉफ्ट स्प्रिंग है तो इस पे कम फोर्स लगेगा, समझ सकते हैं ऐसा।
तो ये था स्प्रिंग्स सीरीज एंड पैरेलल। अब आगे देखते हैं। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। एक कहता है स्मॉल सर्कल बॉल, a spherical ball suspended through massless inextensible string is simple pendulum, यही है आपका सिंपल पेंडुलम। इस केस में अगर कंसीडर करें तो एक स्ट्रिंग लेते हैं और एक मास लटकाते हैं। सपोज मास m है, सस्पेंड करते हैं। स्ट्रिंग आपका मासलेस होना चाहिए, मींस इसके रिस्पेक्ट में इसका स्ट्रिंग का डेंसिटी बहुत कम है, बाय एनी मींस इसका मास बहुत कम हो। सपोज इसका लेंथ l है, राइट। इसी को हम ऐसे से परफॉर्म करवाना चाहते हैं, ऐसे मैं पहले बता चुका हूं कि टाइम पीरियड जो निकालते हैं बहुत स्मॉल एंगल को लेकर, राइट। अगर स्मॉल एंगल देते हैं तो ये पोजीशन लगभग कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल। खैर हम ऐसे नहीं लेकर चलते हैं। सपोज पार्टिकल का पोजीशन, पार्टिकल का मास m था, थीटा एंगल डिस्क्राइब करता है एक डायरेक्शन में, स्मॉल एंगल के लिए डिस्टेंस ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स एक्ट कर रहा है इसमें mg। सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ये आपका mg cos थीटा, ये आपका है mg sin थीटा। अब देख रहे हैं सपोज पेंडुलम इधर से इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मींस यही आपका रेस्टोरिंग फोर्स देगा। क्लियर? तो कह सकते हैं रेस्टोरिंग फोर्स F is equal to minus mg sin theta। ये माइनस लगा दी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये हमेशा स्मॉल एंगल होना चाहिए। तो कह सकते हैं F is equal to minus mg into theta। या आप फर्दर आगे ले सकते हैं इसको, रोटेशन से मैं इसके लिए वहां से भी कर सकते हैं इसको m into थीटा। और थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप? सपोज ये आपका x है, x है, तो x इक्वल टू आप जानते हैं r इक्वल टू कितना होता है l थीटा। तो थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं x अपॉन l। गेट इट? थीटा को आप चाहें तो लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस mg इनटू थीटा इज इक्वल टू x अपॉन l। तो f इज इक्वल टू आपका होगा माइनस mg l इनटू x, राइट। अगर यहां से निकालना चाहते तो k के बराबर होगा, यहीं से क्रिएट कर दीजिए। अगर तो f इज इक्वल टू माइनस kx इसके साथ, तो k की जगह पे कितना आ गया mg अपॉन l, इतना आ गया। और टाइम पीरियड कितना होता है? यू नो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन mg, ऊपर चला जाएगा इनटू l, कट गया। सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। यही आपका हो गया। इसे और कर सकते हैं f इज इक्वल टू, अब जानते हैं d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मास, वहां से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर t इक्वल टू 2 पाई पर ओमेगा, वहां वैल्यू पुट करेंगे, जरूरत नहीं है, इसी को हो जाता है। एक टाइप सेकंड पेंडुलम, second pendulum, it is a simple pendulum, it is a simple pendulum whose time period is 2 सेकंड। एक कुछ भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, 5 सेकंड हो सकता है। ऐसा पेंडुलम
जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, उसको हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। जैसे t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई, किसी भी कंडीशन में ऐसा सिंपल सेकंड पेंडुलम कोई अलग टाइप का पेंडुलम नहीं है, ये सिंपल पेंडुलम ही है, लेकिन ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका एक ऑसिलेशन पूरा करने में 2 सेकंड लगता है, उस सिंपल पेंडुलम को हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। सो टाइम पीरियड इज स्ट्रिक्टली 2 सेकंड बाय एनी कंडीशन। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 काट दिया अगर हम तो L is equal to G upon pi square, G 9.8, 3.14 whole square, that is equal to 0.998 meter, that is approximately equal to 1 meter on the surface of Earth. अर्थ के सरफेस पे अगर 1 मीटर लेंथ का कोई सिंपल पेंडुलम लेंगे तो टाइम पीरियड आपका 2 सेकंड होगा। अगर मून पे ले तो हाँ G/6 होता है, तो 1/6 मीटर लेना पड़ेगा मून के लिए। ये मून के लिए यह है एक चीज और t इक्वल टू टाइम पीरियड, t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। इसका फर्स्ट केस यहां नोट कर सकते हैं, t इज इंडिपेंडेंट t ऑफ m, कोई कुछ भी ले सकते हैं, t इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। पहले पिछले क्लास में बता चुका था मैं कि एम्पलीट्यूड ज्यादा या कम होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन ज्यादा होगा तो तेजी से पार्टिकल मूव करेगा। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा या छोटा टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं करता, अंडरस्टूड है। बेसिकली हकीकत तो ये है कि थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 डिग्री से कम होना चाहिए, दैट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ आइसोकोरिज्म, लॉ ऑफ आइसोकोरिज्म। ये जनरली हम डील नहीं करते हैं लोग, लेकिन सिंपल पेंडुलम है या कोई एसएचएम है, व्हेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 डिग्री, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ आइसोकोरिज्म। चाहे याद रख सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। सेकंड, T is independent of mass and material of the bob। ये जो पेंडुलम का बॉब है किस मटेरियल का बना हुआ है? गोल्ड का है, स्टोन का है, आयरन का है, किसी भी चीज का, कॉपर का है, उस पर डिपेंड नहीं करता। इसका मास कितना है? 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम, उस पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड, T proportional to under root L if G constant means T1 upon T2, ऐसा कर सकते T1 square upon T2 square is equal to L1 upon L2। फोर्थ आप ऐसा भी कर सकते हैं T proportional to 1 upon under root G if L constant, लेंथ कांस्टेंट है, तो इस केस में T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू G2 अपॉन G1। अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिफरेंट प्लैनेट या डिफरेंट सिस्टम पे ले जाते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। सिंपल पेंडुलम इन अ लिफ्ट, सिंपल पेंडुलम in a lift। कोई लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम है, सपोज एक कोई लिफ्ट है आपका, इसमें सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड है। तो देखिए जब लिफ्ट रेस्ट में है तो कितने फोर्स लग रहे हैं? एक mg इस डायरेक्शन में, एक टेंशन इस डायरेक्शन में। सपोज फर्स्ट केस अगर कहें लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद f एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आ रही है, f एक्सेलरेशन, यहां a नहीं माना बिकॉज़ a इज एम्पलीट्यूड हियर, सो f एक्सेलरेशन से सपोज नीचे आ, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद f। इस केस में कितना होगा? नीचे आ रहा मींस mg minus t is equal to mf, so t is equal to m into g minus f। मास तो कांस्टेंट ही होगा, गड़े मैं बताया था t is equal to 2 pi root l by g। ये जो टाइम पीरियड है ये कब होता है? जब आपका फ्रेम फिक्स हो। सिंपल पेंडुलम जो सस्पेंडेड है, बॉब जो सस्पेंडेड है, जिस फ्रेम से वो फ्रेम फिक्स है तब ऐसा होगा। अगर फ्रेम जो है आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव करे तब एक नहीं रहेगा, तब टाइम चेंज कर जाएगा। स्ट्रिक्टली याद रखिए t इक्वल टू 2 pi root l by g व्हेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज फिक्स। अगर फ्रेम को हम चेंज करते हैं, आप फ्रेम देखिए ये ऊपर नीचे जा रहा है, तो इस केस में वैसा नहीं होगा। तो टाइम पीरियड आपने देखा इन जनरल t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g होता है।
तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा g डैश इक्वल टू g माइनस f। तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन क्या हो गया, घट गया। इफेक्टिव एक्सीलरेशन घट गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। t इंक्रीजेस, इसका मतलब पेंडुलम स्लो हो जाएगा। एक ऑसिलेशन करने में ज्यादा समय लगेगा, मींस पेंडुलम आपका स्लो हो जाएगा। अगर हम सेकंड केस कंसीडर करें, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद f, लिफ्ट ऊपर जा रही f एक्सीलरेशन से, तो इस केस में कितना हो जाएगा, t minus mg is equal to mf, so t is equal to m into g plus f, and effective acceleration becomes g plus f। Get? तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन क्या हो गया, बढ़ गया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। t decreases, t decreases means एक ऑसिलेशन में कम समय लगेगा, that is it becomes fast। अगर थर्ड केस करें, ऊपर और नीचे या तो अपर डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जीरो एक्सीलरेशन से मूव कर रहा, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। इस केस में यहां f का वैल्यू जीरो पुट करें या यहां पुट करें, t इक्वल टू mg, सो इफेक्टिव एक्सीलरेशन g डैश इज इक्वल टू c, मींस t रिमेंस सेम। इस केस में t रिमेंस सेम। अगर फोर्थ केस हम कंसीडर करते हैं, फोर्थ, in case of free fall, suppose लिफ्ट आपका कट गया, इस केस में कितना होगा, अपने आप f is equal to g एक्सीलरेशन से नीचे आएगा तो नीचे ही, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, so t is equal to m into g minus g, right, f becomes g, so that is equal to, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, इफेक्टिव एक्सीलरेशन g डैश becomes 0, g डैश 0 होगा तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/0, that is infinity, या आप ये भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0, दिस मींस नो ऑसिलेशन। इन केस ऑफ फ्री फॉल, उस केस में एक्सीलरेशन जो होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। इस केस में ऐसे सेम नहीं होगा, मींस कोई पेंडुलम अगर ऐसे है तो ऐसे ही नीचे गिर जाएगा, इस पोजीशन में तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, आगे की